हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। 10th और 12th क्लास का जो रिजल्ट है वो जारी हो चुका है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं हैं, यानी कि उनको लगता है कि मेरे जो मार्क्स दिए गए वो कम हैं, मेरे जो मार्क्स हैं और भी बढ़ सकते हैं, या फिर वो किसी न किसी सब्जेक्ट में फेल हैं। तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए जो है रीचेकिंग और जो रिवोल्यूशन के फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा रीचेकिंग और रिवोल्यूशन में क्या डिफरेंस है और आपको जो है कौन सा फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, यानी कि कौन सा फॉर्म यदि आप अप्लाई करते हैं तो जिसमें आपके मार्क्स बढ़ेंगे और कौन से जो है फॉर्म में आपके मार्क्स घट सकते हैं। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए जो है बिल्कुल लास्ट तक देखें, ठीक है, आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रीचेकिंग के बारे में, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पुनः जांच के लिए आवेदन करने हेतु महत्वपूर्ण निर्देश। इसमें जो पहला पॉइंट है, इस पॉइंट में यहाँ पे बताया गया है कि पुनः जांच के लिए आवेदन तथा शुल्क परिणाम घोषित होने की तिथि से 20 दिन के अंदर अंदर केवल ऑनलाइन प्राप्त किए जाने का प्रावधान है। अन्य किसी भी माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि जैसे ही रिजल्ट आता है उस रिजल्ट के 20 दिन के अंदर अंदर जो आपको फॉर्म अप्लाई करना है और जो फॉर्म है केवल ऑनलाइन भरा जाएगा, इसका आपको जो है ध्यान रखना है। और इसके अलावा यदि आप कोई और तरीके से यानी कि ऑफलाइन फॉर्म भरते हैं या जमा करवाते हैं तो उसको जो है अमान्य किया जाएगा, ठीक है, यानी कि उसको जो है रद्द कर दिया जाएगा। सेकंड पॉइंट है पुनः जांच शुल्क 250 रुपये प्रति उत्तर पुस्तिका होगा। यानी यदि आप जो है एक फॉर्म के लिए जो है रीचेकिंग यानी कि एक सब्जेक्ट के लिए यदि आप रीचेकिंग का फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको 250 रुपये देने पड़ेंगे। यदि 2 के लिए करते हैं तो आपके 500 रुपये लगेंगे। यदि 3 के लिए करते हैं तो 750 रुपये। यदि 4 सब्जेक्ट के लिए करते हैं तो 1000 रुपये। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि एक सब्जेक्ट के लिए आपके जो है 250 रुपये लगेंगे प्रति जो है उत्तर पुस्तिका के लिए। थर्ड पॉइंट में बताया गया है अधूरा फार्म या बिना शुल्क प्राप्त फार्म रद्द कर दिया जाएगा। यानी यदि आपने पूरा फार्म नहीं भरा है या फिर आपने जो उसके लिए फीस जमा नहीं करवाई है तो आपका जो फॉर्म है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। परीक्षार्थी का इस संदर्भ में कोई भी दावा स्वीकार नहीं होगा व ऐसी स्थिति में कोई फीस वापस नहीं होगी। यदि आप जो है कोई भी बाद में एक्सक्यूज देते हैं कि मेरा फॉर्म रद्द क्यों किया है तो उसको बिल्कुल भी मान्य जो है नहीं किया जाएगा। यानी कि आपको पूरा फॉर्म भरना है और आपको फीस जमा करवानी है, ठीक है। और यदि फार्म गलत भरते हैं तो इसके लिए जो आपको फीस वापस नहीं दी जाएगी। तो इसलिए जो है फॉर्म को बिल्कुल ध्यान से भरें। फोर्थ पॉइंट में बताया गया कि एक परीक्षार्थी द्वारा एक या अधिक विषयों हेतु एक ही आवेदन पत्र भरा जाएगा तथा इकट्ठा शुल्क जमा करवाएगा। पुनः जांच हेतु जमा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। यानी कि यदि आप जो है एक फॉर्म यानी कि एक सब्जेक्ट के लिए रीचेकिंग करवाना चाहते हैं या फिर 2 सब्जेक्ट के लिए करवाना चाहते हैं, 3 के लिए करवाना चाहते हैं, तो केवल जो आपको एक ही फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है। यानी कि आपको अलग अलग फॉर्म अप्लाई नहीं करने हैं, एक ही फॉर्म के अंदर आपको जो है ऑप्शन मिलेंगे सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए। लेकिन और साथ ही साथ जो फीस होगी वो भी आपको जो है इकट्ठी जमा करवानी है और फीस जमा होने के बाद आपकी वापस नहीं होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। फिफ्थ पॉइंट में बताया गया कि पुनः जांच में यानी कि रीचेकिंग में यदि किसी विषय या विषयों में कम अंक होंगे तो उसके कम हुए अंक मान्य होंगे, पहले अर्जित किए गए जो अंक है वो मान्य नहीं होंगे। इस बात को स्पेशल ध्यान रखना भाई, बिल्कुल ये जो है स्टार में जो है मैंने लिख दिया है। इसका मतलब क्या है मैं आपको ध्यान से समझा देता हूँ। यानी कि अगर रीचेकिंग के दौरान यदि आपके जो मार्क्स है कम हो गए हैं, रीचेकिंग का मतलब होता है जो आपके जो क्वेश्चन हैं उनकी जो मार्किंग है यानी कि उनके जो नंबर दिए गए हैं उनको काउंट किया जाएगा, यानी कि उनको ऐड किया जाएगा, ठीक है, उनको जोड़ा जाएगा। या फिर कोई क्वेश्चन अगर चेक नहीं होगा तो उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा, यानी कि उसको चेक किया जाएगा। केवल यही काम जो है रीचेकिंग में होगा। यदि आपके पहले मार्क्स यानी कि 60 थे, ठीक है, और बाय द चांस गलती से जो है पेपर जो काउंटिंग की थी उसने और गलती से आपके नंबर हैं जो 62 दे दिए हैं, और अगर आप रीचेकिंग का फॉर्म अप्लाई करते हैं तो दोबारा से आपके जो है 62 से दोबारा 60 हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि मैंने आपको अच्छे से बता दिया है कि रीचेकिंग में जो है आपकी जो है टोटलिंग की जाएगी, यानी कि काउंटिंग की जाएगी और कोई क्वेश्चन अगर चेक नहीं होगा तो उसको देखा जाएगा। तो इस बात का आपको स्पेशल ध्यान रखना है कि रीचेकिंग में जो है आपके मार्क्स जो हैं डिक्रीज भी हो सकते हैं, ठीक है, डिक्रीज या फिर इंक्रीज दोनों हो सकते हैं। ये जो है डिपेंड करेगा आपके जो है टोटलिंग के ऊपर। यदि टोटलिंग जो है आपकी मार्किंग जो है सभी क्वेश्चनों के अच्छे से जोड़ रखे हैं मार्क्स तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में कितने मार्क्स दे रखे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि ये चेक नहीं किया जाएगा कि आपको उस जो क्वेश्चन में कितने मार्क्स दिए गए हैं, कितने भी दिए हों बस उनका टोटल किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें मार्क्स आपके डिक्रीज भी हो सकते हैं, इंक्रीज भी हो सकते हैं, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें
नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे 6th पॉइंट में बताया गया है, परीक्षार्थी पुनः जांच की सुविधा यानी कि जो रीचेकिंग की जो सुविधा है केवल उत्तर पुस्तिका उपलब्ध होने की स्थिति में ही दी जाएगी। यानी कि अगर आपकी आंसर शीट मिलती है तभी जो आप रीचेकिंग करवा सकते हैं। कई बार क्या हो जाता है, फट जाती है, गायब हो जाती है, कोई भी रीजन होता है, यानी कि आपकी जो आंसर शीट उपलब्ध नहीं होती है, तो परीक्षार्थी की जो प्राप्त अंक जो सूची में दर्शाए गए अंक ही माने जाएंगे। ऐसी स्थिति में कार्यालय पुनः जांच के लिए बाध्य नहीं होगा, परीक्षार्थी को उस द्वारा जमा शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर आपकी आंसर शीट उपलब्ध नहीं होती है तो आपकी जो है रीचेकिंग नहीं होगी। यदि आपकी आंसर शीट मिल जाती है तो आपकी जो है रीचेकिंग दोबारा करवा सकते हैं। और अगर बाय द चांस आंसर शीट आपकी नहीं मिलती है तो आपका जो फीस है यानी कि शुल्क है वो आपको वापस दे दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर पुस्तिका के पुनः जांच उपरांत परीक्षार्थी के परिणाम को जो बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। यानी कि आपका जो है जैसे ही रीचेकिंग होती है तो आपका जो है रिजल्ट को जो है बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया कि अंकित उत्तर पुस्तिका परीक्षार्थी या उसके माता पिता अभिभावक को किसी भी अवस्था में नहीं दिखाई जाएगी। यानी कि जो आपकी उत्तर पुस्तिका है जिनको हम बोलते हैं आंसर शीट, ये जो आंसर शीट है किसी भी स्टूडेंट को यानी कि परीक्षार्थी के उसके माता पिता को या फिर उसके रिलेटिव को किसी भी अवस्था में नहीं दिखाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बताया गया कि पुनः जांच यानी कि रीचेकिंग केवल लिखित परीक्षा के लिए करवाई जाएगी। तो इसका आपको ध्यान रखना है, जो आपका रिटन एग्जाम है जो थ्योरी हुई है केवल उसी के लिए आप जो रीचेकिंग करवा सकते हैं। यानी कि प्रैक्टिकल वगैरह या फिर जो इंटरनल असेसमेंट के नंबर लगे हैं उसके लिए रीचेकिंग नहीं होगी। ये आपको ध्यान रखना, केवल जो रिटन एग्जाम है रीचेकिंग जो है केवल उसी के लिए होगी, थ्योरी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है, पुनः जांच के संबंध में किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई केवल भिवानी स्थित न्यायालय में ही की जा सकेगी। यानी कि अगर आपने रीचेकिंग से आप खुश नहीं हैं और आप जो है कोई कार्रवाई यानी कि जो है कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं तो उसके लिए केवल जो भिवानी में स्थित जो न्यायालय है, जो कोर्ट है, केवल वहाँ पे जो है आप जो एप्लीकेशन वगैरह या केस दायर करवा सकते हैं। केवल जो है कानूनी कार्रवाई भिवानी जो न्यायालय स्थित है केवल वहीं पे होगी। नीचे यदि आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं रीचेकिंग वगैरह तो यहाँ पे आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा धीरे धीरे स्क्रॉल कर लेता हूँ, वीडियो को पॉज करके आप जो इसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। अब थोड़ा नीचे चलते हैं, यदि हम बात करें यहाँ पे रीइवैल्यूएशन के बारे में। ठीक है, यानी कि रीइवैल्यूएशन जिसको बोलते हैं पुनर्मूल्यांकन, तो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन हेतु महत्वपूर्ण विनियम निर्देश। ठीक है, इसमें देखिए पहला पॉइंट दिया गया है कि सेकेंडरी यानी कि 10th क्लास और सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th क्लास और जो शैक्षिक यानी कि रेगुलर और ओपन यानी कि जो डिस्टेंस प्राइवेट वाले हो या फिर डीएलडी यानी कि जेबीटी वगैरह की परीक्षा में पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन, देखिए डीएलडी का मतलब होता है जेबीटी वगैरह जो है डीएलडी बोलते हैं इसको, यानी कि आपको जो है सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के लिए यहाँ पे बताया गया है, रेगुलर ओपन के लिए, कि परीक्षा में पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन तथा शुल्क परिणाम घोषित होने की 20 यानी कि तिथि से 20 दिन के अंदर अंदर केवल ऑनलाइन प्राप्त किए जाने के प्रावधान है। अन्य किसी भी माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि 20 दिन के अंदर अंदर आपको फॉर्म भरना है और ऑनलाइन फॉर्म भरना है। यदि आप और तरीके से फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सेकंड पॉइंट है, उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन यानी कि रीइवैल्यूएशन। पुनर्मूल्यांकन का मतलब होता है रीइवैल्यूएशन, यानी कि रीइवैल्यूएशन के उपरांत परीक्षार्थी के परिणाम बोर्ड की जो है वेबसाइट है उसके ऊपर जो अपलोड कर दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो वेबसाइट दी गई है उसके ऊपर अपलोड किया जाएगा। थर्ड पॉइंट है, यहाँ पे देखिए सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी रेगुलर और ओपन की परीक्षा में किसी भी विषय में 90% से अधिक अंक अर्जित करने वाले परीक्षार्थी भी जो है उस विषय की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन कर सकते हैं। यानी कि किसी स्टूडेंट की यदि 90% जो है नंबर लिए हैं उसने, तो भी वो जो पुनर्मूल्यांकन करवा सकता है, इनकी रिवैल्यूएशन करवा सकता है। रिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है कि जो पूरा पेपर उसको दोबारा से जांच करना और किसी और टीचर के द्वारा। यानी कि पहले जो मार्क्स अगर 5 दिए गए किसी में 2 दिए हैं, उनके ऊपर जो है यहाँ पे टेप लगा दी जाएगी और वो जो है आंसर शीट किसी और टीचर को दे दी जाएगी। वो टीचर उसको चेक करेगा और किसी के 90% से अधिक अंक है तो वो भी पुनर्मूल्यांकन अपना करवा सकता है। फोर्थ पॉइंट में बताया गया है कि जो पुनर्मूल्यांकन के लिए जो शुल्क है 1000 रुपये प्रति पुस्तिका, यानी कि एक आंसर शीट के लिए आपको जो 1000 रुपये देने होंगे उत्तर पुस्तिका के लिए, यानी कि एक विषय के लिए, एक सब्जेक्ट के लिए। बीपीएल परीक्षार्थियों के लिए पुनर्मूल्यांकन शुल्क 800 रुपये प्रति उत्तर पुस्तिका या विषय के लिए होगा। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन के साथ ही जो बीपीएल कार्ड की एक प्रति यानी कि एक फोटोकॉपी जो आपको अटैच करनी है फॉर्म भरते टाइम बीपीएल कैंडिडेट को। परीक्षार्थी द्वारा एक या अधिक अन्य विषयों के हेतु एक ही आवेदन पत्र भरा जाएगा।
और पुनर्मूल्यांकन हेतु जमा शुल्क वापस नहीं होगा। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझिए क्या है। यदि आप जनरल कैटेगरी के लिए हैं या फिर मतलब बीपीएल के अलावा यदि आपकी कोई भी कैटेगरी है तो उसके लिए जो आपको एक विषय के लिए 1000 रुपये देने पड़ेंगे। यदि आप एक सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपके 1000 रुपये लगेंगे, 2 सब्जेक्ट के लिए भरेंगे तो आपको 2000 रुपये लगेंगे। ठीक है, ये जो अदर जो कैंडिडेट है बीपीएल के अलावा उनके लिए है। यदि बीपीएल कोई कैंडिडेट है तो उसको एक सब्जेक्ट के लिए 800 रुपये लगेंगे। यदि 2 फॉर्म अप्लाई करता है यानी कि 2 आंसर शीट की जो है रिवोल्यूशन करवाता है तो उसको 1600 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और बीपीएल वालों को जो है फॉर्म भरते टाइम एक फोटोकॉपी जो है यानी कि उसके अटेस्टेड यानी कि उनको साथ अटैच करनी है। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे, यदि आप एक से ज़्यादा रिवोल्यूशन या रिवोल्यूशन का फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसके लिए जो है आपको एक ही आवेदन पत्र करना है यानी कि एक ही फॉर्म भरना है और जो फीस है वो वापस नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि बोर्ड बैठक दिनांक 31/10/2019 के अनुच्छेद संख्या 6 में दिए गए निर्णय अनुसार उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन उपरांत यदि किसी परीक्षार्थी के किसी विषय में 15% से अधिक अंक बढ़ते हैं तो नियमानुसार 1000 रुपये में से 600 रुपये और 800 रुपये में से 480 रुपये जो है संबंधित परीक्षार्थी के बैंक खाते में जमा किए जाएंगे। अब इस पॉइंट को ध्यान से समझिए, इसका मतलब क्या है। ठीक है, यदि आपके लिए जो है, ठीक है, मैं एक बार ऊपर आपको थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ, इसको थोड़ा ऊपर करके दिखा देता हूँ। इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से समझना है आपको एक बार। ठीक है, इस पॉइंट का मतलब क्या है, देखिए अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है और अगर उस विषय में उस सब्जेक्ट में यदि आपके 15% से अधिक अंक बढ़ते हैं, एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए आपके किसी सब्जेक्ट में 20 नंबर है और उसमें 15% अंक बढ़ गए तो 20 का यदि मैं 15% निकालूँ, ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिशत निकालने का तरीका क्या होता है, जितने नंबर आए हैं वो मल्टीप्लाई में जो परसेंटेज बढ़ी है वो ऊपर डिवाइड में 100, 20 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 15 को 3, यानी उसके 3 नंबर बढ़ गए। पहले उसके 20 नंबर थे, अब 3 बढ़ गए, उसके नंबर हो गए 23। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपके नंबर हो गए 23 अब, यानी कि आपके 15% अंक बढ़ गए तो आपको 1000 रुपये में से जो है आपको 600 रुपये वापस कर दिए जाएंगे और जिनकी फीस 800 रुपये थी उनको 480 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। एक एग्जाम्पल से और मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, मान लिया किसी के 20 नंबर नहीं है, 40 नंबर है। ठीक है, यानी कितने भी हो सकते हैं, 40 नंबर हैं, वो 40 का 15% निकालेंगे तो 40 गुणा में 15 डिवाइड में 100, तो यहाँ से सोल्व कर लेते हैं। 20 से काटेंगे इसको 5, 5 से काटेंगे यहाँ पे 3, यानी उसके 6 नंबर बढ़ गए। पहले नंबर थे 40, अब उसके 6 बढ़ गए, अब उसके नंबर हो गए 46। ठीक है, तो भी जो है उसको 15% यानी कि उसके अंक बढ़ चुके हैं तो भी उसको 1000 रुपये में 600 रुपये वापस कर दिए जाएंगे उसके बैंक खाते में। किसी के 60 नंबर हैं तो 60 का अगर 15% निकालेंगे इस तरीके से देखिए, तो यहाँ पे अगर उसके 9 नंबर बढ़ते हैं यानी कि 60 प्लस में 9, यदि उसके 69 नंबर हो जाते हैं, 9 नंबर बढ़ते हैं तो भी उसकी जो एग्जाम फीस आधी वापस कर दी जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। 6th पॉइंट की बात करें तो 6th पॉइंट में बताया गया कि यदि पुनर्मूल्यांकन उपरांत यदि किसी परीक्षार्थी के किसी विषय में 1 अंक भी बढ़ेगा तो वह अंक भी उसके विषय में कुल अंकों में जोड़ दिया जाएगा। इस तरह यदि पुनर्मूल्यांकन में किसी भी विषय में अंक कम होंगे तो पहले अर्जित किए गए अंक मान्य होंगे। इस पॉइंट को देखिए अच्छे से समझ लीजिए, बिल्कुल ये स्टार में पॉइंट है, ये सबसे ज़रूरी पॉइंट आपके लिए है। इसको समझना क्या है, यदि आपके किसी विषय में 1 अंक भी बढ़ रहा है यानी कि पहले अगर आपके किसी सब्जेक्ट में 40 नंबर थे और उसमें अगर 1 नंबर भी बढ़ गया तो अब आपके 41 नंबर हो चुके हैं। ध्यान रखना, पुनर्मूल्यांकन होता कैसे है मैंने बता दिया। जैसे आपका कोई 5 नंबर दे रखे हैं, किसी ने 5 नंबर दे रखे हैं, किसी क्वेश्चन में 4 नंबर, किसी में 3 दे रखे हैं, तो उस जो नंबर दे रखे हैं ना उसको किसी टेप से हाइड कर दिया जाएगा और यही जो आंसर शीट है किसी और टीचर को दे दी जाएगी और वो टीचर इसको दोबारा से चेक करेगा। ठीक है, यानी इनके नंबरों को हाइड कर दिया, यानी कि इनको डिलीट कर दिया जाएगा, उसमें आंसर शीट में से हटा दिया जाएगा। ठीक है, यदि उसके पहले 40 नंबर थे अब उसका 1 नंबर बढ़ गया तो उसका 41 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसी के साथ एक पॉइंट और भी ध्यान रखने वाली है, यदि पुनर्मूल्यांकन यानी कि रिवोल्यूशन के टाइम यदि किसी कैंडिडेट का 1 नंबर कम होता है, यानी कि पहले 40 नंबर थे अब उसके 1 नंबर कम हो गया तो अब उसके 39 नंबर नहीं होंगे, अब उसके पहले वाले नंबर माने जाएंगे, 40 नंबर ही माने जाएंगे। ये एक सबसे अच्छा पॉइंट है। रिवोल्यूशन में आपके जो मार्क्स हैं वो कम होने के जो है चांस बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि ये बिल्कुल भी आपके जो है नुकसान के लिए नहीं है, यानी कि आपको जो है मार्क्स जो है आपके या तो बढ़ेंगे या सेम रहेंगे। ठीक है, यानी कि ये जो पॉइंट है बिल्कुल अच्छे से जो मैंने आपको समझा दिया, इसमें आपका 2 ही चांस है, या जो मार्क्स हैं सेम रहेंगे या फिर जो मार्क्स इंक्रीज होंगे,
दो ही चांसेस हैं इसमें, कम होने वाला कोई चांस नहीं है रिवोल्यूशन का यदि फॉर्म आप भरते हैं। और मैंने आपको बता दिया रिवोल्यूशन में पूरा पेपर दोबारा से चेक होता है, यानी कि जो है किसी और टीचर के द्वारा, यानी कि अगर ये आपकी आंसर शीट है इस तरीके से, किसी टीचर में इसने 5 नंबर दे दी, कोई क्वेश्चन में 4 दे दी, किसी में 3 दे दिए, किसी में 1 दे दिया, तो जो टीचर दोबारा रिवोल्यूशन करवाएंगे तो इस 5 को पहले से इन सभी को ऊपर सभी को हटा देंगे, यानी कि इनके ऊपर जो है कोई टेप वगैरह लगा देंगे। फिर टीचर दोबारा से पुनर्मूल्यांकन करेगा, जैसे 5 वाले में 4 दे दिया, 4 वाले में 3 दे दिया, कोई 3 नंबर का क्वेश्चन था उसमें मतलब 4 का था उसमें 1 नंबर बढ़ा दिया, 1 नंबर वाले में जैसे 2 दे दिया, मतलब टीचर किसी और ने पहले नंबर काट रखे थे और दूसरे वाले टीचर को वो अच्छा लगा उसने नंबर बढ़ा दिए। तो इस तरीके से जो है दोबारा पूरा के पूरा चेक होगा। सबसे अच्छा पॉइंट है ये। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, यदि किसी विषय की उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन उपरांत 15% से या उससे अधिक अंक बढ़ते हैं तो उस उत्तर पुस्तिका को तीसरे परीक्षक के पास भेज कर पुनर्मूल्यांकन यानी कि रिवोल्यूशन करवाया जाएगा। उस अवस्था में दूसरे व तीसरे परीक्षकों द्वारा दिए गए अंकों की औसत के आधार पर जो है नियमानुसार अंक निर्धारित किए जाएंगे। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या मैं बता देता हूँ। पहले कोई बच्चा था जिसके 60 नंबर थे, ठीक है, मैं एक बार थोड़ा सा इसको ऊपर स्क्रॉल कर लेता हूँ, इसको अच्छे से आपको मैं समझा देता हूँ। देखिए इसमें बताया गया कि यदि किसी के 15% से ज़्यादा अंक बढ़ते हैं तो उसकी जो आंसर शीट को तीसरे जो परीक्षक है, जो टीचर है, उससे चेक करवाया जाएगा और लास्ट में जो दूसरा और जो तीसरा परीक्षक था उन दोनों की जो है एवरेज निकाल के वो कैंडिडेट को दे दी जाएगी। मान लिया देख कैसे, किसी बच्चे के पहले 60 नंबर थे, ठीक है, यानी कि ये स्टार्टिंग में जो है पहले वाले टीचर ने चेक किया उसके 60 नंबर आ गए। फिर दूसरा टीचर जो कोई था उसने चेक किया, उसके नंबर दे दिए उसने 65, ठीक है। फिर कोई तीसरा टीचर था उसने उसका पेपर चेक किया, उसने नंबर दे दिए 75। अब अगर हमें रिजल्ट निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो सेकंड और जो थर्ड टीचर ने जो पेपर चेक किया है उनका एवरेज ले लेंगे। एवरेज कैसे निकालते हैं कि उसके 65 नंबर हैं, दूसरे वाले ने चेक किया, तीसरे वाले ने किया तो 75 नंबर दे दिए, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, यानी 140/2, यानी उसके जो है 70 नंबर दे दिए जाएंगे अब। ठीक है, यानी कि सेकंड और थर्ड वाले के जो नंबर दिए हैं उन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करके औसत नंबर उस कैंडिडेट को दे दिए जाएंगे। पहले 60 थे, अब उसके 70 हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, अधूरा फार्म या बिना शुल्क फार्म रद्द कर दिया जाएगा। परीक्षार्थी का इस संदर्भ में कोई भी दावा स्वीकार नहीं होगा, यानी कि शुल्क आपको पूरा भरना है और कोई भी फार्म जो आपको अधूरा नहीं छोड़ना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, परीक्षार्थी को पुनर्मूल्यांकन की सुविधा केवल उत्तर पुस्तिका उपलब्ध होने की स्थिति में ही दी जाएगी। यदि किसी कारण से उत्तर पुस्तिका उपलब्ध नहीं होती है तो परीक्षार्थी के प्राप्त सूची में दर्शाए गए अंक माने जाएंगे और इस अवस्था में बोर्ड कार्यालय पुनर्मूल्यांकन करने के लिए बाध्य नहीं होगा तथा आवेदनकर्ता को शुल्क वापिस उससे संबंधित बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया गया है जो पुनर्मूल्यांकन होगा, रिवोल्यूशन होगा, वो तभी होगा जब आपको आंसर शीट मिलती है। अगर आपकी आंसर शीट नहीं मिलती है तो जो पहले प्राप्त अंक हैं वही आपके दे दिए जाएंगे और आपकी जो एग्जाम फीस है वो वापस लौटा दी जाएगी आपके, सॉरी एग्जाम फीस नहीं, यानी कि जो आपकी फॉर्म फीस है वो वापस लौटा दी जाएगी बैंक खाते में। ठीक है, कई बार क्या होता है आंसर शीट उपलब्ध नहीं होती है, गुम हो जाती है, फट जाती है, कोई भी रीजन होता है। नेक्स्ट है, अंकित उत्तर पुस्तिका परीक्षार्थी के माता पिता अभिभावक को किसी व्यवस्था में नहीं दिखाई जाएगी। यानी कि आपकी जो आंसर शीट है किसी भी कैंडिडेट को जो है, यानी कि आपकी जो आंसर शीट है वो किसी भी स्टूडेंट को, उसके माता पिता को, रिलेटिव को नहीं दी जाएगी किसी भी हाल में। नेक्स्ट है, उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन केवल जो लिखित परीक्षा हेतु संबंधित विषयों पर ही करवाया जा सकता है। बोर्ड नियमानुसार ही पुनर्मूल्यांकन बारे कार्रवाई की जाएगी। यानी कि आपको जो रिटन एग्जाम है, लिखित एग्जाम है, केवल उसके लिए आप पुनर्मूल्यांकन करवा सकते हैं, रिवोल्यूशन, यानी कि थ्योरी पेपर के लिए, प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट के लिए आप जो है नहीं करवा सकते रिवोल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट है, पुनर्मूल्यांकन के संबंध में किसी प्रकार की यदि आप कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं, केवल आपको जो भिवानी न्यायालय, जो भिवानी कोर्ट है, वहीं पे आपको जो है आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, यानी कि कोई केस वगैरह कर सकते हैं। नीचे यदि हम बात करें तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश में दिया गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको कंप्लीट डिटेल बता दी है। अब मैं आपको लास्ट कंक्लूजन में आपको देता हूँ। देखिए रीचेकिंग का मतलब जो पेपर है उसमें आपकी काउंटिंग की जाएगी। काउंटिंग यानी कि आपके जो नंबर दिए गए उनको जोड़ा जाएगा, कोई क्वेश्चन चेक नहीं है तो उसको चेक किया जाएगा। केवल रीचेकिंग में यही काम है। ठीक है, उसके लिए जो है रीचेकिंग की अगर हम बात करें, मैं दोनों को डिवाइड कर लेता हूँ। रीचेकिंग में आपकी 250 रुपये फीस लगेगी। इसमें आपके मार्क्स कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि फीस कम है लेकिन इसमें नुकसान है कि आपके मार्क्स कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। रीइवोल्यूशन में क्या होगा, आपका जो पूरा पेपर है दोबारा चेक होगा, यानी कि पहले कितने नंबर दे रखे थे किसी टीचर ने, उनको बिल्कुल हटा दिया जाएगा और दोबारा से कोई अलग टीचर उसको चेक करेगा। इसमें क्या है, फीस आपकी एक सब्जेक्ट के 1000 रुपये है। इसमें केवल या तो आपके नंबर बराबर रहेंगे या इंक्रीज होंगे, डिक्रीज होने का कोई चांस नहीं है।
ठीक है। तो ये जो है बिल्कुल अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। रीचेकिंग और रिवोल्यूशन केवल जो है थ्योरी पेपर के लिए होगा, प्रैक्टिकल और जो है इंटरनल असेसमेंट के लिए यदि आप करना चाहते हैं तो नहीं होगा। फीस आपको ऑनलाइन जमा करवानी है। फॉर्म यदि आप 1 भरते हैं, 2 भरते हैं, कितने भी सब्जेक्ट के लिए भरते हैं तो आपके लिए जो है फिक्स रहेगा, मतलब कि आपको जो है एक ही फॉर्म भरना है और वो भी ऑनलाइन भरना है। यदि आप 1 फॉर्म भरेंगे तो 250 रुपये लगेंगे, 2 फॉर्म भरेंगे तो आपके 500 रुपये लगेंगे। इसी में यदि आप 1 फॉर्म भरते हैं तो 1000 रुपये लगते हैं, 2 भरेंगे तो आपके 2000 लगेंगे अदर कैंडिडेट के लिए। और BPL के लिए 1 फॉर्म भरते हैं तो 800 रुपये, 2 हैं तो 1600 रुपये। ठीक है, अब अच्छे से आप इसको समझ गए होंगे आपको कौन सा फॉर्म अप्लाई करना है। अब मैं आपसे जो है एक ही बात पूछूंगा, यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो रीचेकिंग और रिवोल्यूशन में कौन सा फॉर्म अप्लाई करेंगे ज़रूर एक बार कमेंट में बताएं। ठीक है, यानी कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताएं आप रीचेकिंग और रिवोल्यूशन में कौन सा फॉर्म भरेंगे, ताकि मुझे पता चले कितने कैंडिडेट हैं और कौन सा जो है फॉर्म भरना चाहते हैं। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और यदि PDF वगैरह डाउनलोड करनी है पुराने पेपर की या जो इसी की, तो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर जो आप गूगल पे टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com। जैसे आप टाइप करेंगे तो वेबसाइट आ जाएगी, वहाँ से आप जो PDF वगैरह, सिलेबस वगैरह, कोल्ड सोल्ड क्वेश्चन पेपर पुराने वो डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।